आज की क्लास में 71% रहने वाले हैं, जो कि बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। तो आपका अगर इसमें से आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हो, ये तय करता है कि आप सिलेक्शन के कितने नज़दीक हो या आपकी तैयारी किस लेवल की है ना? पेपर आने के बाद में बच्चों को फिर कठिन सरल लगता है, इससे अच्छा आप अपना यहीं पर टेस्ट कर लिया करो। मैं डेली आपको 50, 60, 70 जो भी है प्रश्न करवाती हूँ। तो आप मुझे कमेंट में बताते नहीं हैं, मैं आपसे बार-बार बोलती हूँ, आप कमेंट में बताया करो मेरे को, ताकि मुझे पता चले कि आप किस लेवल में हो और मैं आपको कुछ सही सुझाव दे सकूँ कि आपको अभी तैयारी और कितनी करनी है, कैसे करनी है, ठीक है? तो आप ज़रूर बता दिया करें अगर आपको बुरा नहीं लगता है तो, कि आपके कितने पर्सन हैं जो सही कर पा रहे हो आप, ठीक है? और 71% है आज की क्लास में, तो पूरी वीडियो ज़रूर देख लेना, अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए। नागरिक पहचाननी सवाल यही वो क्वेश्चंस हैं जो डेली मैं करवा रही हूँ, जो आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। जीआईसी लेक्चरर की अगर आप तैयारी कर रहे हो या डीएसएसबी या फिर आप हिंदी साहित्य की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, नागरिक परीक्षार्थी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक क्या है? यानी कि जो इसका प्रथम भाग है, ये 17 भाग इसके क्या हो चुके हैं? 17 भागों में ही इसका प्रकाशन हो चुका है, हिंदी साहित्य का जो वृहत इतिहास है। और नागरिक परीक्षार्थी सभा की जो स्थापना है सभी जानते होंगे, 1893 ईस्वी में हुई थी काशी के अंदर। और इन्होंने ये तय किया था कि हम इसे 18 भागों में निकालेंगे, लेकिन इसके 17 भाग है जो आए हैं। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक आपको बताना है, तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा 1 में हिंदी साहित्य की पीठिका, ठीक है? हिंदी साहित्य की पीठिका के नाम से ये निकला था, ये याद रखिएगा, ठीक है? हिंदी साहित्य की पीठिका नाम से ये प्रथम भाग इसका प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम किसने लिखा है? इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले किसने लिखा है? इतिवृत्तात्मक लेखन लिखने वाले कौन हैं? सबसे प्रथम किसकी कृति में मिलता है? ये थोड़ा-सा यहाँ पर मिसटाइप है, चलो कोई नहीं। सेकंड में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, ये जो क्वेश्चन है मैं इसको बताती हूँ। ये किस तरीके से आएगा, इतिहास का जो इतिवृत्तात्मक लेखन है, वो सबसे प्रथम किसने लिखा है? तो मिस्र बंधुओं ने लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है? मिस्र बंधुओं ने लिखा है, मिस्र बंधुओं ने। और ये मिस्र बंधुओं ने की जो मिस्र बंधुओं का जो ग्रंथ है मिस्र बंधु विनोद, उसमें मिलता है, ये किसकी पंक्ति है? ये लिखा हुआ है, लेकिन ये मिसप्रिंट हो गया है। हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसको थोड़ा जो मैं बोल रही हूँ वो समझ लेना, ठीक है? एक क्लास में क्वेश्चन आया था। काल परिवर्ती का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा निर्णीत नहीं हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। ये कथन किसका है? तो 3 में हमारा सही ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, ठीक है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि काल परिवर्ती का जो निर्णय है कि हमें इसे आदिकाल नाम देना है, भक्तिकाल नाम देना है, वो जो ग्रंथ प्राप्त हुए हैं उनकी संख्या के द्वारा पता नहीं चल सकता है, बल्कि उनकी विषय वस्तु के द्वारा पता चलता है। ठीक है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है, वह एक अलग काल माना गया है। जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है, वह एक अलग काल माना गया है और उनका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। ये कथन किसका है? तो 4 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। ये ऐसा लग रहा है जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी को जवाब दिया गया है यहाँ पर, ठीक है? तो शुक्ल जी का कथन है। नेक्स्ट है, राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? राजस्थानी भाषा और साहित्य के लेखक कौन है? तो यहाँ पर हमारा 5 में सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मोतीलाल मेनारिया हो जाएगा, ठीक है? मोतीलाल मेनारिया हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिंदी वीर काव्य। हिंदी वीर काव्य 1945 में लिखा गया, इसके लेखक कौन है? अच्छा, हिंदी वीर काव्य के लेखक कौन है? एक हिंदी नवरत्न से रचना आती है 1910 में, जो कि मिस्र बंधुओं की है, लेकिन यहाँ पर वीर काव्य कह रहा है। तो 6 में हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? टीकम सिंह तोमर हो जाएगा, ठीक है? सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा, ये टीकम सिंह तोमर का है। हिंदी नवरत्न का मिस्र बंधुओं का है, जो कि 1910 में आता है, याद रखिएगा। हिंदी काव्य भाषा 1945 में प्रकाशन हुआ था, राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक का नाम है। इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित करवाया था? आप बहुत बार ये क्वेश्चन पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी गलती हो जाती है जब पेपर में आ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो 7 में हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? किशोरी लाल गुप्त ने जो करवाया था वो करवाया था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। यानी कि ये जो ग्रंथ है वो किसका है? ग्रियर्सन का है, ठीक है? किसका है? ग्रियर्सन का है।
जो कि 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। इसका किशोरीलाल गुप्त ने करवाया था और इस्तवार दाला लिटरेतुर का किसने करवाया था, तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने करवाया था। हिंदी में अनुवाद करवाया नहीं था बल्कि किया था खुद से, ये लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का है, ठीक है, दोनों का याद रखना। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? लगभग 5000 कवियों का विवरण किसने दिया है? तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा 8 में? ये हो जाएगा मिस्र बंधुओं ने। मिस्र बंधुओं ने लगभग 5000 आता है, लेकिन इस अगर करेक्ट पूछ लिया जाता है तो 4591 कवि इन्होंने रखे हैं मिस्र बंधुओं ने। शिव सिंह सेंगर की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। 838 कवियों का वर्णन इन्होंने किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया जाता है कि लगभग 1000 कवियों का जीवन वृत्त इन्होंने रखा है। और जॉर्ज ग्रियर्सन की बात करें तो इन्होंने 952 कवियों का अपने ग्रंथ में स्थान दिया है, ठीक है। तो ये सभी आप अच्छे से याद रख लेना। शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या है? पूर्व परंपरा, युग प्रवृत्ति, प्रमुख ग्रंथ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 9 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? युग प्रवृत्ति हो जाएगा। शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ में जो इन्होंने कालों का नामकरण किया है, आदिकाल, भक्तिकाल, ठीक है, आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है ना। तो युग की जो विशेषता थी ना उस समय, उसको इन्होंने आधार बनाया है। मिस्र बंधुओं ने ब्रज भाषा का प्रथम कवि किसको माना है? मिस्र बंधुओं ने ब्रज भाषा का पूछ रहा है, ब्रज भाषा का प्रथम कवि किसको माना है? तो देखो जो गोरखनाथ है इनको तो इन्होंने प्रथम गद्य कवि माना है। क्या माना है? गद्य कवि माना है, ठीक है, याद रखना। तो 10 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा का किसको माना है? तो ये सारंगधर को माना गया है, ठीक है, सारंगधर को माना है। शिव सिंह सेंगर ने जबकि पुष्पिया पंडु को माना है। नेक्स्ट है हिंदी के विधेयवादी साहित्य। ये सब हम डिटेल में पहले पढ़ा चुके हैं। अगर बच्चों को ये लगे कि ये कंटेंट आपने अगर नहीं पढ़ा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। पूरा कंटेंट आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है, पूरा हिंदी साहित्य का, काव्य शास्त्र का, हिंदी साहित्य, भाषा विज्ञान, सब कुछ कंप्लीट मिल जाएगा। हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदिम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं है बल्कि ग्रियर्सन है। ये कथन किसका है? हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदिम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं है बल्कि ग्रियर्सन है। ऐसा किसने कहा है? तो 11 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नलिन विलोचन शर्मा ने कहा है। ये किसने कहा है? नलिन विलोचन शर्मा ने कहा है। नेक्स्ट है अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी की संज्ञा किसने दी है? अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी की संज्ञा किसने दी है? तो प्राकृताभास हिंदी जो कहा है वो क्या है? किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी, याद रखिएगा, ठीक है। भोलाराम व्यास ने अभट्ट नाम दिया है। भोलाराम व्यास ने क्या दिया है? अभट्ट नाम दिया है। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी नाम दिया है, ठीक है, पुरानी हिंदी नाम दिया है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है नेमिनाथ फागू की रचना किसने की है? आप अपने पॉज करके आंसर जरूर लगाना और मुझे बाद में जरूर बताना, है ना। ये आपके ही लिए फायदा होने वाला है अगर आप बताओगे कमेंट में कि आपके प्रश्न कितने सही हो पा रहे हैं। बताइए नेमिनाथ फागू की रचना किसने की है? तो 13 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? राजशेखर सूर्य हो जाएगा, ठीक है। नेमिनाथ रास की जो रचना है ना, नेमिनाथ रास की रचना, नेमिनाथ रास, रास किसने लिखा है? सुमति गनी ने लिखा है। और विनय चंद सूरी ने भी लिखा है नेमिनाथ चौपई के नाम से, ठीक है, नेमिनाथ चौपई के नाम से किसने लिखा है? तो विनय चंद सूरी ने भी लिखा है। ये इनका एक जैसा मतलब ग्रंथ का नाम है। सोमप्रभ सूरी को तो आप जानते ही हैं, इन्होंने क्या लिखा है? हेमचंद्र कुमार पाल प्रतिबोध के नाम से रचना की थी, ठीक है। नेक्स्ट है रासो शब्द की उत्पत्ति रहस्य शब्द से किसने मानी है? रासो शब्द की उत्पत्ति भी आपको याद रखनी है, किसने किस शब्द से मानी है। और 14 में आपसे पूछ रहा है रासो शब्द की उत्पत्ति देखो श्याम सुंदर दास, काशी प्रसाद जायसवाल और श्यामल दास। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इन्होंने सबने रहस्य शब्द से उत्पत्ति मानी है। इनमें से किस ग्रंथ से हिंदी में नक्सिक वर्णन की परंपरा प्रारंभ होती है? नक्सिक वर्णन की परंपरा किससे प्रारंभ होती है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर कवि का है, राउलवेल रौड़ा कवि का है, सॉरी राउलवेल राम सिंह का है ना। और वर्ण रत्नाकर किसका है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर का है। तो यहाँ पर हमारा 15 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये राउलवेल से नक्सिक वर्णन की परंपरा प्रारंभ होती है। इसमें 7 भाषाओं में और 7 नायिकाओं का जिक्र यहाँ पर किया गया है, ठीक है। रामानंद के 12 शिष्यों में कौन शामिल नहीं है? 12 शिष्यों में तो तुलसी इसमें शामिल नहीं है। इसमें पीपा का नाम आता है, रैदास और सुरसुरी, सुरसुरानंद, अनंतानंद, है ना, धन्ना सेन, सबका नाम आता है। बिना महाकाव्य लिखे कबीर हिंदी के महाकवि हैं, ऐसा किसने बोला है?
कि इन्होंने कोई भी महाकाव्य नहीं लिखा, फिर भी हिंदी के महाकवि कहे जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर दास से संबंधित कबीर मीमांसा नामक आलोचनात्मक पुस्तक किसने लिखी है? कबीर दास से संबंधित कबीर मीमांसा नामक आलोचनात्मक पुस्तक किसने लिखी है? तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ठीक है। इन्होंने कबीर मीमांसा नाम से रचना लिखी थी, याद रख लेना। और इन्होंने एक और पुस्तक लिखी थी संत कबीर। दो पुस्तक मिलती हैं इनकी कबीर की आलोचनात्मक कृतियों में, कि संत कबीर और कबीर मीमांसा। नेक्स्ट है, कौन से संत कवि है जो विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे बताइए, कौन से संत कवि विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो 19 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जम्बदास हो जाएगा, ठीक है। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो ये कौन है? जम्बदास है, और ये साक्षात विष्णु का अवतार माने जाते हैं, ठीक है। इनको, इनके जो भक्त कवि हैं वो क्या मानते हैं? साक्षात विष्णु का अवतार मानते हैं, विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रामचंद्र शुक्ल सूफी आदि कवि के रूप में किसे स्वीकार करते हैं? रामचंद्र शुक्ल जी सूफी आदि कवि के रूप में किसे स्वीकार करते हैं? तो ये कुतुबन को करते हैं। किसको करते हैं? कुतुबन को करते हैं, जिन्होंने क्या लिखा था? मिर्गावती लिखा था, ठीक है। कुतुबन को करते हैं। 20 में हमारा सही ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना। मुल्ला दाऊद को राम कुमार वर्मा ने माना है। किसने माना है? राम कुमार वर्मा ने माना है। ईश्वर दास को किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है, इनकी जो सत्यवती कथा है उसको। और असाहित को किसने माना है? तो ये गणपति चंद्र गुप्त ने माना है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद रख लेना। नेक्स्ट है, जायसी महान कवि है, उनमें कवि के समस्त सहज गुण विद्यमान है। ये अमर कवि हैं, ये किस आलोचक का मत है? जायसी महान कवि हैं, उनमें कवि के समस्त सहज गुण विद्यमान है, ऐसा किसने कहा है? तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बाबू गुलाब राय ने कहा है। किसने कहा है? बाबू गुलाब राय का कथन है ये। स्वर्गारोहण पर्व नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? स्वर्गारोहण पर्व नामक जो ग्रंथ है ये किसका है? तो ये विष्णु दास का है, ठीक है। विष्णु दास कौन थे? तुलसीदास के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? विष्णुदास के शिष्य थे, याद रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में कोष्ठक में दिए गए उपवाक्य का नाम बताना है। जहां तुम रहते हो मैं भी वहीं रहता हूँ, ठीक है। जहां तुम रहते हो मैं भी वहीं रहता हूँ, उस उपवाक्य का क्या नाम है? स्थानवाचक, परिमाणवाचक, संज्ञा उपवाक्य या फिर काल सूचक। तो 23 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य, ठीक है। जहां तुम रहते हो, अरे किसी स्थान पर तो रहते होंगे, तो स्थानवाचक हो गया, मैं भी वहीं रहता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है, जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा? परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, है ना। परिश्रम ही छात्रों को सफलता दिलाएगी, क्योंकि परिश्रमी छात्र, इसमें बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, और ये चीज आप भी याद रख लेना, ठीक है। आप बस मेहनत करिए सही दिशा में, सही कंटेंट के साथ, सही मटेरियल के साथ। आगे, अमीय झरत चहु और सो नयन ताप हरि लेत, राधा जू के वदन अस चंद उदित के ही हेत। उक्त उदाहरण में अलंकार कौन सा है? अमीय झरत चहु और सो नयन ताप हरि लेत, राधा जू के वदन अस। यहाँ पर 25 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें अलंकार पूछ रहा है ना, तो ये प्रतीप अलंकार है, ठीक है। प्रतीप अलंकार है इसके अंदर, याद रखना। अमीय झरत चहु और सो। तुलसी हिंदी कविता कानन का सबसे बड़ा वृक्ष है। तुलसीदास को हिंदी कविता कानन का सबसे बड़ा वृक्ष कौन बता रहा है? उस वृक्ष की शाखा त्रय शाखाओं के काव्य कौशल की चारुता और रमणीयता चारों ओर बिखरी पड़ी है। ये किस आलोचक का कथन है? तो यहाँ पर हमारा 26 में सही ऑप्शन क्या होगा? विजेंद्र स्नातक हो जाएगा, ठीक है। विजेंद्र स्नातक हो जाएगा, याद रखना। विशुद्ध चरितावली जीवन चरित के लेखक कौन है? विशुद्ध चरितावली जीवन चरित का लेखक कौन है? विशुद्ध चरितावली। तो यहाँ पर हमारा 27 में सही ऑप्शन क्या होगा? माधव प्रसाद मिश्र, ठीक है। विशुद्ध चरितावली जो ग्रंथ है ये किसने लिखा है? माधव प्रसाद मिश्र ने लिखा है। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? तो अबुल हसन है, ठीक है। अबुल हसन है इनका जो मूल नाम है, याद रखना। हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है? इनमें से किसको राजशेखर की उपाधि दी गई है? तो यहाँ पर 29 में हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? विद्यापति को दी गई है, ठीक है। अभिनव जयदेव कवि, कुलशेखर कवि और खेलन कवि, इनको बहुत सारी उपाधियों से नवाजा गया है। विद्यापति को बच्चन सिंह ने इनको जातीय कवि भी कहा है हिंदी का। दुर्गा भक्ति तरंगिणी के रचनाकार कौन है? दुर्गा भक्ति तरंगिणी के रचनाकार भी कौन है? विद्यापति हैं। ये इनकी संस्कृत की रचना है। गहना एक कनकते गहना तामे भावना दूजा, कैन सुनन को दुई करी थापे यक निमाज अक पूजा। इन काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? गहना एक कनकते गहना तामे भावना दूजा। 31 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये कबीर दास की पंक्ति है, ठीक है।
ये किसकी है? कबीरदास की पंक्ति है। नेक्स्ट है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के कितने पद संग्रहित हैं? कबीर के कितने पद हैं? रैदास के कितने पद हैं? नामदेव के कितने पद हैं? है ना? आदि गुरु ग्रंथ साहिब में, ये आपको याद रख लेना है। तो 32 में हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 40। इनके 40 पद हैं जो कि इसमें संकलित किए गए हैं। मैं कहता हूँ आंखें देखी, तू कहता कागज की लेखी, इस काव्य पंक्ति कहाँ से क्या है? तो 33 में हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? मैं कहता हूँ आंखें देखी, तू कहता कागज की लेखी। तो स्व अनुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है, ये इसमें इसका जो है अर्थ है। ठीक है, स्व अनुभव मतलब हमें जो जिंदगी का अनुभव होता है, हमें किसी चीज का जो अनुभव होता है ना, वो हमारे किताबी ज्ञान से बहुत बड़ा होता है ना? तो ये कबीरदास की पंक्ति याद रखना। आगे तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें यानी कि कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना ही एकेश्वरवादी। कबीर से संबंधित ये विचार किसका है? कबीर को ना तो पूरा अद्वैतवादी मान सकते हैं और ना ही एकेश्वरवादी की एक ईश्वर की पूजा करते थे। कबीर से संबंधित ये विचार आपको बताना है। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, याद रखना। कबीर नामक इन्होंने पुस्तक भी लिखी है। निम्नलिखित में से कौन आचार्य और कवि दोनों रूपों में जाने जाते हैं? तो इनमें से जो आचार्य और कवि दोनों रूपों में जाते हैं वो कौन कौन है? ये देव है। ठीक है, देव को जाना जाता है, याद रखना। बरवे नाई का भेद किसकी रचना है? बरवे नाई का भेद किसकी रचना है? तो 36 में हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा रहीम दास। ठीक है, और बरवे रामायण के नाम से जो रचना लिखी है, बरवे रामायण नाम से जो रचना लिखी है वो किसने लिखी है? तुलसीदास ने लिखी है। ठीक है, ये तुलसीदास ने लिखी है बरवे रामायण। नेक्स्ट है काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय की रचना किसने की है? तो ये दोनों भिखारी दास की रचनाएं हैं। वीर सिंह देव चरित के रचनाकार कौन है? वीर सिंह देव चरित के रचनाकार कौन है? तो 38 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? केशव दास हो जाएगा। ठीक है, वीर सिंह देव चरित के रचनाकार है केशव दास। नेक्स्ट है सभा में दोस्तों बंदर की आमाद है, गधे और फूलों के अफसर की आमाद आमाद है, ये पंक्तियां किसकी हैं? तो 39 में हमारा सही ऑप्शन क्या होगा भाई? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है और इन्होंने एक बंदर सभा नाम से एक रचना भी लिखी है, बंदर सभा। ठीक है, जो कि परौड़ी शैली में लिखी गई है। ठीक है, परौड़ी शैली में लिखी गई, याद रखना। इनमें से कौन सी रचना है जो ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? कौन सी रचना इसमें से ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? तो प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता और श्यामा सरोजनी इन्होंने ही लिखी है। विवाहित होने के बाद भी इनकी प्रेमिका थी श्यामा, श्यामा नाम से, याद रखना। ठीक है, और प्रेम प्रलाप इनकी रचना नहीं है, ये भारतेंदु जी की रचना है प्रेम प्रलाप। आगे छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच में था। इन पंक्तियों के लेखक कौन है? छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच में था। तो 41 में हमारा सही ऑप्शन भी क्या होगा? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी हो जाएगा। ठीक है, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, ये उद्घोष किसका है? छायावाद प्रकृति के बीच क्या है? जीवन का उद्गीत है। 42 में ये सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा महादेवी वर्मा का ये कथन है। ठीक है, ये किसका है? महादेवी वर्मा का कथन है। जब वेदना के आधार पर स्व अनुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया, यह मत किसका है? तो 43 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, ये जयशंकर प्रसाद का मत है। नेक्स्ट है नौका विहार कविता में गंगा की लहरों के बीच चांद के प्रतिबिंब के लिए किस प्रकार की नायिका का उल्लेख है? नौका विहार जो कविता है, नौका विहार किसकी कविता है? तो ये पंत जी की कविता है। ठीक है, याद रखना, पंत जी की कविता है और इसमें गंगा की लहरों के बीच में चांद के प्रतिबिंब के लिए किस प्रकार की नायिका को, ये नायिका के अलग अलग रूप होते हैं। तो 44 में हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा मुग्धा, मुग्धा नायिका का उल्लेख है। कामायनी में मनु ने श्रद्धा को क्या कहकर संबोधित किया है? मनु ने श्रद्धा को क्या कहा है? तो यहाँ पर हमारा 45 में सही ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? वसंत के दूत कहा है। क्या कहा है? वसंत के दूत कहकर के पुकारा है श्रद्धा को मनु ने, और तरंगों से फेंकी मनी श्रद्धा ने मनु को कहा था। ठीक है, आगे है यात्री नाम से भी कविताएं लिखने वाला रचनाकार कौन है? तो ये नागा अर्जुन है जो मैथिली भाषा में रचनाएं लिखते थे यात्री नाम से। हिंदी में सोनेट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? सोनेट कहते हैं गजल को, और ये किसने किया है? त्रिलोचन शास्त्री जाने जाते हैं। ठीक है, त्रिलोचन ने किया है। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1936 में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। इसी समय लखनऊ में स्थापना हुई थी, लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? प्रेमचंद थे। नेक्स्ट है कविता और कवि का नाम आपको लिखना है। रेत का विस्तार नदी जिसमें खो गई कृषधार,
रेत का विस्तार, नदी जिसमें खो गई क्रसधार, कविता और कवि का नाम बताना है। कौन सी कविता से ये पंक्तियां हैं जो ली गई हैं? तो 49 में हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? अंतः सलीला, जो अज्ञे की कविता है, यहाँ से ये पंक्तियां ली गई हैं, ठीक है। अंतः सलीला अज्ञे की पंक्ति है, नौका विहार पंत की है, नदी का दीप अज्ञे की और बादल राग निराला की है। कवि और कविता का नाम यहाँ पर भी आपको बताना है। इतने में हमी में से अजीब करहा सा कोई निकल भागा, भरे दरबार आम में मैं भी संभल जागा। ये किस पंक्ति किस रचना से ली गई है? तो यहाँ पर हमारा 50 में ये हो जाएगा भूल गलती, जो कि मुक्ति बोध की कविता है, ठीक है। भूल गलती ब्रह्म राक्षस मुक्ति बोध की, यह दीप अकेला अज्ञे कुकुरमुत्ता निराला जी की है। जमीन पक रही है किसका कविता संग्रह है? जमीन पक रही है तो ये केदारनाथ सिंह का है, ठीक है। इसमें अग्रवाल नहीं लगाना आपको, केदारनाथ सिंह लगाना है। आगे गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है? गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है? तो कवि के लिए सुनहरे अवसर बहुत हैं, दूसरों के मन माफिक कवि का गीत फरोश में कवि कहने चाह रहे हैं कि दूसरों के मन माफिक कविता लिखने और बेचने के लिए जो कवि है वो विवश है, ठीक है। जो लोगों को पसंद आता है, जैसे कि आजकल सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड चलता है उसी को लोग क्या करते हैं? फॉलो करते हैं, है ना। और करना पड़ता है, अगर नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। आगे है हिंदी कविता में प्रयोगवाद का प्रवर्तन किस काव्य संकलन से माना जाता है? हिंदी कविता में प्रयोगवाद का जो प्रवर्तन है वो माना जाता है तार सप्तक से, और ये पत्रिका प्रकाशित हुई थी 1943 ईस्वी में, ठीक है। दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी। आगे है त्रिकोण पर सूर्योदय, ये किसका संकलन है? त्रिकोण पर सूर्योदय किसका संकलन है? तो 54 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? 54 में सी ऑप्शन सही है, हरि नारायण व्यास, ठीक है। हरि नारायण व्यास त्रिकोण पर सूर्योदय इनका संकलन है, याद रखना। आगे वाज सरवा के बहाने, और ये किसके? हरि नारायण व्यास किस सप्तक के कवि थे? ये सारे सप्तक आपको याद रख लेने हैं ना शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, वैसे भी मैं सब कुछ आपको बता चुकी हूँ। वाज सरवा के बहाने किसकी रचना? आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि ये किस सप्तक से संबंधित है ना। वाज सरवा के बहाने किसकी है? तो ये कुंवर नारायण की रचना है। नेक्स्ट है ना खास हिंदी ना खास उर्दू, जवान गोया मिली जुली हो, है ना। ये जो रचना हिंदी उर्दू मिश्रित हो उसका उसके लिए किसने बल दिया था? तो ये शिव प्रसाद सितारे हिंद ऐसी हिंदी चाहते थे। राजा लक्ष्मण सिंह आप जानते ही ये संस्कृत निष्ठ हिंदी के पर मतलब क्या थे? समर्थक थे, ठीक है। लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो ये बिहारी सतसई की टीका है, ठीक है। बिहारी सतसई की टीका है लाल चंद्रिका, याद रखना ना। और ये लल्लू लाल ने लिखी है, बिहारी सतसई की टीका लिखी गई है। भूषण कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि किस आलोचक ने माना है? तो ये रामचंद्र शुक्ल ने माना है, ठीक है। हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि शुक्ल जी मानते हैं। अलंकार दर्पण और रस शिरोमणि किसके ग्रंथ हैं? 59 में आपको बताना है अलंकार दर्पण और रस शिरोमणि ये दोनों ग्रंथ किसके हैं? तो 59 में बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, महाराज राम सिंह के क्या है? ग्रंथ है, ठीक है। 1778 में ये आया था और 1773 में ये प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीस मुकुट कटी कांचनी कर मुरली उर्माल, यही बनिक मुंह मन सदा बसों बिहारी लाल, ये दुआ किसके द्वारा लिखा गया है? शीस मुकुट कटी कांचनी, कटी बोलते हैं कमर को, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 60 में सही ऑप्शन क्या होगा? बिहारी जी का ये दोहा है, ठीक है। ये दोहा किसका है? बिहारी जी का है। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला आपको विकल्प पहचानना है। मातृ प्लस में आनंद, मातृ प्लस में आनंद, इसमें कौन सा हमारा सही हो जाएगा? तो डी ऑप्शन सही है। इसमें मात्रानंद होता है और इसमें यन संधि है, ठीक है। कौन सी संधि है यहाँ पर? यन संधि है। संधि वगैरह मैं पहले करवा चुकी हूँ, आपको अभी करवाया था टीजीटी के लिए सब कुछ रिवाइज। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि वाला विकल्प आपको चुनना है। अछूत उद्धार, तो अछूत प्लस में उद्धार सही हो जाएगा, ठीक है। अछूत प्लस में उद्धार, इसमें ए ऑप्शन हमारा सही है। जिसमें ओ की मात्रा होती है उसमें गुण संधि का उदाहरण है ये, ठीक है। ये गुण संधि का उदाहरण है, ट्रिक है ये। ए की या ओ की मात्रा जिसमें होती है, छोटा ए ओ। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 5 होते हैं, है ना। शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? शिव को क्या नहीं बोलते? तो चक्र पानी नहीं बोलते शिव को, क्योंकि जो चक्र पानी है ये विष्णु जी को बोलते हैं। और इसमें बहुब्रीहि अलंकार है, ये अभी पूछा गया है टीजीटी में। अलंकेश पर्यायवाची किसका है? अलंकेश किसका पर्यायवाची है? तो 65 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कुबेर हो जाएगा, ठीक है। अलंकेश किसको बोलते हैं? कुबेर का पर्यायवाची है ये। एक तो दोष था ही, उस पर दूसरा दोष लग जाना, कि सही कहावत क्या होगी? एक तो पहले से ही उसमें दोष था और दूसरा दोष और लग गया, तो 66 में हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, ठीक है। ये इसका सही कहावत हो जाएगी, ये लोकोक्ति सही हो जाएगी, ठीक है। महिला शिक्षक बेहतर प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक शिक्षकों का एक विशिष्ट उदाहरण है।
चलो आगे हम छोड़ देते हैं, है ना? ये हमारा पेडागोजी का 3-4 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा 66 क्वेश्चन आज मैंने करवाए हैं। आपके कितने सही हो रहे हैं ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आपको क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन आपको कैसे लगे ये भी ज़रूर बता देना। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस तरह की हिंदी साहित्य की प्रैक्टिस हमारी डेली चलती है। और इससे अच्छा और बहुत ही अच्छा कंटेंट हम करवा भी चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख सकते हो।